कृष्णा नाम का एक लड़का अपनी दादी माँ के साथ हरिपुर नामक गांव में रहता था। कृष्णा के माता की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी दादी ही अब उसका ध्यान रखती थी। कृष्णा भी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। कृष्णा की दादी सुमित्रा बड़ी मुश्किलों का सामना करके घर पर 2 वक्त का खाना बना पाती थी। कृष्णा भी घर के कामों में अपनी दादी माँ की मदद किया करता था। एक दिन सुमित्रा कपड़े धो रही थी, तभी कृष्णा वहाँ आता है। दादी, मैं भी आपके साथ कपड़े धुलवाता हूँ। अरे नहीं कृष्णा बेटे, ये काम तेरे करने का नहीं है। तुम जाकर खेलो, मैं खुद धो लूंगी। नहीं दादी माँ, मैं हूँ ना, तो मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ। ये देखो, ऐसे धोते हैं कपड़े, है ना दादी? हाँ हाँ ठीक है। इस तरह कृष्णा हमेशा छोटे छोटे कामों में अपनी दादी माँ की मदद किया करता था। एक दिन शाम के समय दादी खाना बना रही थी, तभी चूल्हे से रोटी उठाते समय आग की लपटें सुमित्रा के हाथों तक आ रही थी और ये सब कृष्णा देख रहा था। दादी, ये आग आपके हाथों को जला रही है, आपको दर्द नहीं हो रहा क्या? बेटा, वो हमारी रोटी उठाने वाली चिमटी बहुत समय पहले टूट गई थी, तब से नई ला नहीं पाई और अभी तो इसकी आदत हो गई है और अब तो ये हाथ भी पक्के हो गए हैं। कृष्णा को दादी के हाथ आग से झुलसाए देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक दिन, दादी, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। हाँ चला जा, लेकिन शाम होने से पहले आ जाना, मैं अभी काम पर जा रही हूँ। कृष्णा अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। तभी उसके दोस्त कृष्णा को बोलते हैं, कल दशहरा है और साथ वाले गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है और वहाँ बहुत सारी दुकानें लगेगी। हाँ हाँ, वहाँ बहुत स्वादिष्ट जलेबी की भी दुकानें लगती है। हम सब चलते हैं कल वहाँ। मैंने तो अपने बाबा को बोल दिया है कि मुझे मेले से खिलौने और जलेबी लेनी है। मैंने तो पिताजी को बोल भी दिया है कि कल मेले को देखने के लिए मुझे 100 रुपए देना। कृष्णा, तुम भी चलोगे ना हमारे साथ मेला देखने? और अपनी दादी से पैसे भी ले लेना जलेबी और खिलौने लेने के लिए। उनकी बातें सुनकर कृष्णा का भी मन बहुत होता है कि वो मेला देखने जाए। शाम होते ही कृष्णा घर चला जाता है और अपनी दादी के पास बैठता है। दादी, आपको पता है कल दशहरा है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। दादी, ये दशहरा क्या होता है? इसे क्यों मनाते हैं और मेला क्यों लगते हैं तब? बेटा, रावण के नाम के एक राक्षस ने भगवान राम की पत्नी सीता माता को कैद कर लिया था और फिर श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। दादी, कल मेरे सारे दोस्त दशहरे का मेला देखने जाएंगे और वहाँ बहुत सारी दुकानें भी लगेंगी, खिलौनों की और जलेबी की भी। दादी, मुझे भी मेला देखने जाना है। आप मुझे पैसे दोगी ना मेले में जाने के लिए? बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से ही जलेबी ला दूंगी। नहीं दादी, मुझे भी अपने दोस्तों के साथ जाना है और मुझे वहाँ से खिलौने भी लाने हैं। ठीक है, तुम भी चले जाना। कृष्णा बहुत खुश हो जाता है कि कल उसे मेले में जाने के लिए पैसे मिलेंगे और वो उन पैसों से जलेबी और खिलौने लेगा। अगले दिन कृष्णा सुबह जल्दी उठ जाता है और आज वो बहुत खुश था। दादी देखना, आज मैं मेले से सबसे सुंदर खिलौना लाऊंगा और जलेबी भी खाऊंगा। और कुछ देर के बाद कृष्णा के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ कृष्णा, जल्दी चल, नहीं तो मेले में जाने में देर हो जाएगी। हाँ, अभी आता हूँ। दादी, जल्दी से मुझे पैसे दे दो मेले में जाने के लिए, मेरे दोस्त आ गए हैं। दादी अपना बटुआ लाती है और उसमें से 50 रुपए निकालती है। ये लो बेटा, अपने लिए खिलौने और जलेबी ले लेना। दादी, ये तो बहुत कम है, मेरे दोस्तों ने तो पूरे 100 रुपए लिए हैं। आप भी मुझे 100 रुपए दो ना, तभी तो मैं अच्छे से खिलौने लाऊंगा। बेटा, हमारे पास इतने ही रुपए हैं, इसमें तुम्हारे लिए खिलौना और जलेबी भी आ जाएगी।
कृष्णा फिर वो 50 रुपए लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में जाते जाते सब बच्चे बातें कर रहे थे कि वो क्या क्या खरीदेंगे। तभी एक लड़का बोलता है, मैं तो वहाँ से पेड़ा लेकर खाऊंगा, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। मैं तो जलेबी लाऊंगा और सबसे बड़ा और सुंदर खिलौना लूंगा। लेकिन कृष्णा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसके पास तो सबसे कम पैसे थे और उसको उसी से अपने लिए खिलौने और जलेबी लेनी थी। कुछ ही देर में वो मेले में पहुंच जाते हैं। वहां चारों ओर दुकानें लगी हुई थी और सब जगह तरह तरह के पकवानों की महक आ रही थी। और मेले के बीचों बीच एक बड़ा सा रावण का पुतला लगाया गया था। सब बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे और फिर वो सब दुकानें देखने लगते हैं। तभी चलते चलते कृष्णा एक बर्तन की दुकान के पास से निकल रहा था और उसकी नजर वहां पड़ी एक चिमटी पर पड़ती है। उसे देखते ही कृष्णा को अपनी दादी के रोटी बनाते समय हाथ झुलसते हुए याद आ जाते हैं। फिर कृष्णा अपने दोस्तों के साथ आगे जाता है। उसके दोस्त वहां से खिलौने लेते हैं, लेकिन कृष्णा ने अभी तक कुछ भी नहीं लिया था। सभी अपने खिलौने देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी कृष्णा भागकर पीछे मुड़कर उसी बर्तन की दुकान पर जाता है और उस अंकल से पूछता है, अंकल जी, ये चिमटी कितने की है? बेटा, ये 30 रुपए की है। अंकल, मुझे ये चिमटी दे दीजिए। और कृष्णा वो चिमटी लेकर आगे चल देता है। अब उसके पास सिर्फ 20 रुपए बचे थे। वो एक जलेबी की दुकान पर जाता है और 20 रुपए की जलेबी ले लेता है। अब दादी के हाथ नहीं जलेंगे, वो इस चिमटी से रोटी को सेक सकेंगी। दादी इसे देखकर बहुत खुश होंगी और साथ में हम जलेबी भी खाएंगे। कृष्णा सारा सामान लेकर अपने दोस्तों के पास जा रहा था और तभी रावण को जला दिया जाता है। फिर वो सब घर आने लगते हैं। सब दोस्त एक दूसरे के खिलौने देख रहे थे। तभी सब कृष्णा की चिमटी देखकर हंसने लगते हैं। अरे सब देखो, कृष्णा क्या लेकर आया है। चिमटी, ये कोई खिलौना है क्या? हाँ, मेरा खिलौना तुम सबके खिलौने से बहुत मजबूत है। अगर मैं इसे ऊपर से नीचे फेंकूंगा तब भी ये नहीं टूटेगा, लेकिन तुम्हारे खिलौने टूट जाएंगे। मेरा ये खिलौना सबसे पक्का है। सब अपने अपने घर आ जाते हैं। शाम हो गई थी। कृष्णा की दादी भी कृष्णा का इंतजार कर रही थी। तभी कृष्णा अपनी दादी के पास जाता है। अरे कृष्णा, कितनी देर कर दी आने में, मैं कब से तेरी राह देख रही थी। दादी, अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या मेरे लिए लाया है? क्या लाया है? तभी कृष्णा अपनी दादी के हाथ में चिमटी रखता है। दादी, अब आपके हाथ कभी नहीं जलेंगे। ये देखकर कृष्णा की दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कृष्णा को गले से लगा लेती है। तू तो खिलौने लेने के लिए मेरे से पैसे लेकर गया था, फिर खिलौने क्यों नहीं लिए? दादी, मैं आपके हाथों को हर रोज जलते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए जब मैंने ये चिमटी देखी तो मुझे आपकी याद आ गई, इसलिए मैं आपके लिए ये चिमटी लेकर आ गया। उसकी बातें सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे अपने गले से लगा लेती है। दादी, मैं आपके लिए जलेबी भी लाया हूँ, चलो खाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर जलेबी खाते हैं। आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुंजन, ओ गुंजन, जरा इधर आकर ये कपड़े सूखने के लिए डाल दे। माँ, आप कर लो ना, मैंने हाथ में मेहंदी लगा ली है। इस लड़की को और कोई काम नहीं है, जब देखो हाथों में मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। ये नहीं कि काम में मेरी कुछ मदद कर दे। अरे माँ, आप कपड़े ऐसे ही रहने दो, मैं कुछ देर के बाद धो दूंगी, आप काम पर चले जाओ। तभी मीरा का पति सुरेश वहां आ जाता है। ये कपड़े लेकर बैठी है, चल मेरे लिए खाना डाल। आप कब सुधरोगे? सुबह सुबह शराब पीकर आ गए, ये नहीं कि कुछ काम धंधा कर लो। चुप कर, मेरा दिमाग मत खराब कर सुबह सुबह। ओ गुंजन, चल तुम मेरे लिए खाना डाल कर ला, तेरी माँ का तो दिमाग खराब हो गया है।
गुंजन अपने पिताजी से बहुत डरती थी क्योंकि वो शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा किया करता था। जी पिताजी, अभी ले आती हूँ। गुंजन अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मेरे हाथ पर पानी डाल दो, पिताजी को खाना देना है। मीरा जैसे ही गुंजन के हाथों को देखती है, मेहंदी तो बड़ी सुंदर लगाई है तूने, इसे साफ मत कर, रहने दे, मैं खाना दे दूंगी। माँ, तुम्हें पता है ये मालवाड़ी स्टाइल की मेहंदी है। मेरी एक दोस्त है, वो शहर गई थी, वहां से मेरे लिए ये मालवाड़ी मेहंदी की बुक लाई थी। इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है। जितना मन मेहंदी में लगाती है, कभी पढ़ाई में भी लगा लिया कर। माँ, अभी तो स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, पढ़ाई भी कर लूंगी ना। तुम दोनों यहाँ बातें करने लगी हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तभी सुरेश मीरा को जोर से चांटा मार देता है और उसे वहां धक्का देकर गिरा देता है और खुद वहां से चला जाता है। माँ, तुम ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। पता नहीं तेरे पापा कब शराब छोड़ेंगे। सुरेश बहुत शराब पीता था और हर समय नशे में रहता था। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मीरा और गुंजन अकेले रहते थे। मीरा लोगों के घरों में काम करती थी और उसी से कुछ पैसे कमा लेती थी। एक दिन की बात है, मैंने खाना बनाकर रख दिया है और अब मैं काम पर जा रही हूँ, तू बाकी का काम देख लेना बेटा। माँ, आप जाओ, मैं मेहंदी के पत्ते पीसकर बाकी भी काम कर लूंगी। मीरा काम पर चली जाती है। गुंजन को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। उसे जब भी समय मिलता था वो मेहंदी लगाकर बैठ जाती थी। स्कूल में भी सब जानते थे कि गुंजन बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। गुंजन ने अपने घर के पीछे मेहंदी के पेड़ भी लगाए हुए थे और वो उनका बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन मीरा काम से घर वापस आ रही थी, तभी उसकी माँ को मोटरसाइकिल टक्कर मार देती है, जिससे मीरा को बहुत चोट लग जाती है। तभी दो लड़के वहां आते हैं और मीरा को सड़क पर जख्मी हालत में देखकर उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर मीरा का इलाज करते हैं। देखिए, आपको कुछ दिन आराम करना होगा, आपके सर और पैर में बहुत गहरी चोट आई है। इसके बाद वो लड़के मीरा को उसके घर छोड़ने आते हैं। माँ, ये सब क्या हो गया आपको? देखिए, आपकी माँ को एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी और इनको गहरी चोट आई है और डॉक्टर ने बोला है कि इन्हें आराम करना होगा। अब गुंजन अपनी माँ का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन, माँ, आज घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जा, बक्से में कुछ पैसे रखे हैं, जाकर ले ले और बाजार से थोड़ा राशन ले आ। गुंजन जाकर देखती है तो वो बक्सा खाली था। माँ, उसमें तो कुछ भी नहीं है, बक्सा तो खाली है। तेरे बाप ने उसकी भी शराब पी ली होगी। मैंने छुपाकर कुछ पैसे रखे थे उस बक्से में, पता नहीं कब उसने वो पैसे निकाल लिए। खुद तो चला गया और हमें छोड़कर चला गया यहाँ मरने के लिए। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ देखती हूँ। बेटा, तू बाजार जाकर रमेश अंकल से सामान ले आ, उनको बोल देना कि मैं जल्द ही उधार चुका दूंगी। गुंजन रमेश अंकल की दुकान पर जाती है। अंकल, कुछ सामान चाहिए था, माँ ने बोला है कि पैसे थोड़े दिनों के बाद दे देंगी। देख बेटा, पैसे दे जा और सामान ले जा, मैं उधार नहीं करूंगा। गुंजन बिना सामान लिए वहां से आ जाती है। तभी वो देखती है कि एक चौक पर मेहंदी वाले बैठकर मेहंदी लगा रहे थे। क्यों ना मैं भी यहाँ आकर मेहंदी लगाया करूं? वैसे भी स्कूल में मेरी मेहंदी को सब टीचर और लड़कियां पसंद किया करते थे। गुंजन घर पर आ जाती है। माँ, वो रमेश अंकल ने सामान देने से मना कर दिया, बोल रहे थे कि पैसे लेकर आओ और सामान ले जाओ। माँ, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी बाजार के चौक पर बैठकर लोगों को मेहंदी लगाऊं, उससे कुछ पैसे तो आएंगे। ठीक है बेटा,
जैसा तुझे ठीक लगे। अगले दिन गुंजन सुबह सुबह उठकर सारा काम खत्म करती है और घर से ही मेहंदी के कोन बनाकर बाजार में एक जगह पर बैठ जाती है। भगवान, मैं यहाँ आ तो गई, पर पता नहीं कोई मुझसे मेहंदी लगवाएगा या नहीं। तभी वहाँ एक औरत आ जाती है। सुनो, एक हाथ में मेहंदी लगाने के कितने पैसे लेती हो? जी, एक हाथ के 100 रुपए। पहले एक हाथ पर लगा दो, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं दूसरे हाथ पर भी लगाऊंगी। गुंजन उस औरत के हाथ पर मेहंदी लगाती है और उस औरत को वो मेहंदी बहुत पसंद आती है। अरे, तुमने तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, चलो तुम मेरे दूसरे हाथ पर भी मेहंदी लगा दो। गुंजन उस औरत के दोनों हाथों पर मेहंदी लगा देती है। तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आती है। उसमें से 2 लड़कियां उतरती हैं जो सब मेहंदी वालों के पास जा रही थी और वो गुंजन के पास आते हैं और वो उस औरत के हाथों में मेहंदी देखते हैं जो गुंजन ने लगाई थी। वाह, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ यार, मैंने तो इतनी सुंदर मालवाड़ी मेहंदी कभी देखी ही नहीं। और वो औरत गुंजन को पैसे देकर वहां से चली जाती है। सुनो, मुझे अपनी शादी पर मालवाड़ी मेहंदी लगानी है, तुम ब्राइडल मेहंदी का कितना चार्ज करती हो? जी, मैं यहाँ पर नई आई हूँ, आप अपने हिसाब से दे देना। 15,000 ठीक है? क्या 15,000? अच्छा ठीक है, 20,000 ले लेना, इतना तो ठीक है ना? जी, मैं लगा दूंगी। आप मुझे बता दो मेहंदी कब और कहाँ लेकर आनी है। इस महीने की 24 तारीख को तुम्हें हमारे घर पर आकर मेहंदी लगानी होगी और मेरे ड्राइवर आपको यहाँ से ले आएंगे। और ये 5,000 तुम एडवांस रख लो, बाकी के तुम्हें 24 तारीख को मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। अरे गुंजन, तू इतनी जल्दी आ गई। माँ, वो घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, इसलिए सामान जल्दी लेकर आ गई। और आपको पता है, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मुझे पहले ही दिन बहुत अच्छा काम मिल गया। गुंजन सारी बात अपनी माँ को बताती है। मीरा भी बहुत खुश हो जाती है। माँ, अगर ऐसे ही काम मिलता रहा तो सब ठीक हो जाएगा। और वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं।